everyone, and welcome to The Study Space, a one-stop destination for comprehensive sessions, NTSC CBSE modules, quizzes, study material and much more. आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th बायोलॉजी और जिस चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे वो है लाइफ प्रोसेसेस. इस क्लास में वी विल फोकस टिल द प्लांट पार्ट, उसे आज ही कंप्लीट कर लेंगे. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले जिस बारे में आज हम बात करेंगे दैट इज द क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव. हम कैसे समझेंगे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो जिंदा है या नहीं है. वेल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर दिस इज मूवमेंट. अगर कोई चीज मूव कर रही है देन दैट मीन्स कि ये लिविंग है. तो इस तरीके से हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर सकते हैं. अब आप कहेंगे कि कार्स भी तो मूव करती हैं, या मैं एक बुक को यहाँ से उठा करके टेबल पर रखती हूँ, दूसरे रूम में रख कर आती हूँ, दैट इज ऑल्सो सम काइंड ऑफ अ मूवमेंट. तो क्या हम इन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं एज लिविंग ऑर्गेनिजम्स? नो. व्हाई? द पॉइंट इज कि ये जो मूवमेंट्स हो रही हैं दे आर टेकिंग प्लेस विद द हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स. यहाँ एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत पड़ रही है, बिना उसके ये मूवमेंट्स नहीं हो सकती हैं. जबकि जो लिविंग बींग्स होते हैं दे कैन मूव ऑन देयर ओन, उन्हें एक्सटर्नल फोर्सेस की ज़रूरत नहीं पड़ती हैं. सो मूवमेंट इज डेफिनेटली अ मेजर क्राइटेरिया, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू फोकस ऑन के एक्सटर्नल हेल्प जो है वो इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए. नाउ सम मूवमेंट्स आर इजीली विजिबल, जैसे कि जो मूवमेंट्स हमारे बॉडी पार्ट्स में होती हैं वो सारी मूवमेंट्स इजीली विजिबल होती हैं. आप मूव कर रहे हैं, आप खा रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, ये सारी जो मूवमेंट्स हैं दे आर इजीली विजिबल. पर कुछ मूवमेंट्स इजीली विजिबल नहीं होती है, जैसे कि डाइजेशन इज टेकिंग प्लेस इन योर बॉडी. जो फूड है, द बोलस दैट मूव्स फ्रॉम द माउथ, द टंग पुशेज इट, इट गोज टू द ईसोफेगस, ईसोफेगस से स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन. क्या ये मूवमेंट्स आपको नेकेड आइज से बाहर दिखाई दे रही हैं? नहीं. रेस्पिरेशन में जो एल्वियोलाई होती हैं वहां ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज टेक्स प्लेस. क्या वो हमें दिखाई दे रहा है? नहीं. बट डेफिनेटली मूवमेंट इज टेकिंग प्लेस इन देयर एंड दीज आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. मूवमेंट्स सेल्स के अंदर होती हैं, मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स जिन्हें हम कहते हैं, जैसे कि एटीपी सिंथेसिस जो है सेल्स के अंदर वो चल रहा है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज टेकिंग प्लेस, हॉर्मोन्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है, मॉलिक्यूल्स आर डिफ्यूजिंग इनसाइड द सेल and communication is taking place between the cells. There are n number of movements जो कि visible नहीं है, but they are taking place inside living organisms and these movements are characteristics of living organisms only. तो ये basics clear करते हुए आगे बढ़ते हैं इस image पर. यहाँ आप देख सकते हैं these all are living organisms. There are bacteria, archaea, protists, fungi, plants and animals. Do they all look the same? No. Are they all living organisms? Yes. तो यानी कि जरूरी नहीं है कि सबकी appearance same हो, but the criteria is movement. Movement ये सारे organisms में show होती है and it doesn't have to be external movement. As I've already explained it before, हमेशा external movement मतलब एक जगह से दूसरी जगह move करना नहीं होता है. Movements might be taking place inside the organism, जो कि बाहर से हमें नहीं दिखाई दे रही हैं. All right? तो now let's move on to life processes. Life processes are the basic processes in living organisms जो कि necessary होती हैं life को maintain करने के लिए. Life processes include many examples. These are given in front of you, such as nutrition, respiration, transportation and excretion. तो nutrition क्या होता है? It is the process जिसमें कि organism they take up food, वो खाना consume करते हैं और उसको utilize करते हैं जिंदा रहने के लिए और अपनी बॉडी की जो रेस्ट ऑफ द लाइफ प्रोसेसेस हैं उनको मेंटेन करने के लिए. रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में हम खाना कंज्यूम करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज किया जाता है और एनर्जी भी मिलती है. ट्रांसपोर्टेशन, इट इज द प्रोसेस जिसमें फूड, ऑक्सीजन, वाटर, वेस्ट प्रोडक्ट्स, इन सब को एक जगह से दूसरी जगह इनसाइड द बॉडी ट्रांसपोर्ट किया जाता है, कैरी किया जाता है. एंड एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस बाय विच जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उन्हें बॉडी से रिमूव किया जाता है. वेस्ट प्रोडक्ट्स इंक्लूड
waste gases from our body. It includes food wastes also. It includes urea in case of humans, ammonia in case of monotelic organisms, या फिर यूरिक एसिड इन केस ऑफ यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स. तो ये जो मैंने आपको 3 नाम बताए हैं, दीज आर नाइट्रोजीनस वेस्ट, जो कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबके अंदर प्रोड्यूस होता है. हम ह्यूमंस के अंदर जो नाइट्रोजीनस वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो है यूरिया, इसीलिए हम कहलाते हैं यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स. कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें नाइट्रोजनस वेस्ट जो प्रोड्यूस होता है वो यूरिया नहीं होता है, वहां होता है अमोनिया, तो उन्हें कह दिया जाता है अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स. और कुछ ऑर्गेनिजम्स में जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है दैट इज कॉल्ड एज यूरिक एसिड, तो उनको नाम दे दिया जाता है यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स. बट नाइट्रोजनस वेस्ट का प्रोडक्शन तो होता ही होता है. तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है जो आपको याद रखना होगा कि ह्यूमंस में नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है वो क्या होता है, इट इज यूरिया. तो अब आगे बढ़ते हैं. दिस इज अ फ्लो चार्ट इन फ्रंट ऑफ यू, और इस फ्लो चार्ट में मैंने मेजर जो हमारी लाइफ प्रोसेसेस हैं उनको आपके सामने शो किया है. मेजर लाइफ प्रोसेसेस इंक्लूड न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन and control and coordination with the help of hormones. Next up is nutrition. Nutrition क्या होता है? Nutrition is the process जिसमें organism खाना कंज्यूम करते हैं और यूटिलाइज करते हैं अपनी बॉडी को बिल्ड करने के लिए, ग्रोथ के लिए, कोई डैमेज अगर हो गया है उसको रिपेयर करने के लिए और एनर्जी के लिए. जो हम खाना कंज्यूम कर रहे हैं इवेंचुअली उसका ब्रेक डाउन किया जाता है और उसमें से जितने ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन हो सके उन्हें एब्जॉर्ब किया जाता है. लाइफ ऑन अर्थ डेवलप्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स एंड इट डिपेंड्स ऑन देम ओनली, यानी कि उनकी वजह से ही ये डेवलप हो रही है और उन्हीं पर डिपेंडेंट है. तो ये कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स एंड मोस्ट ऑफ द फूड आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स. आप जो भी खाना कंज्यूम करते हैं वो मेनली कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स ही हैं. क्या हम आयरन कंज्यूम कर सकते हैं? नो. कॉपर माइन से जाकर के कॉपर खा सकते हैं? नो. दीज आर ऑल मिनरल्स, नो डाउट, बट वी कैन नॉट कंज्यूम देम. हम जो लिविंग बींग्स हैं वी ओनली कंज्यूम कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स. एंड द आउटसाइड रॉ मटेरियल जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ पर खुद को सस्टेन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो है फूड, जो कि मेनली हमारे क्या होते हैं, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स. वाटर चाहिए और एयर चाहिए. दीज आर द 3 थिंग्स दैट आर नेसेसरी फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन दिस प्लैनेट. अब बात करते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की. हमने ये तो समझा कि न्यूट्रिशन क्या है, बट न्यूट्रिशन के 2 मोड्स भी होते हैं, यानी कि 2 तरीके से हो सकता है. पहला है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बनाते हैं. इसको याद करने के लिए आप सिर्फ इसके नाम पर फोकस कीजिए, ऑटोट्रॉफिक. ऑटो मीन्स होता है बाय सेल्फ. तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म है दे प्रिपेयर देयर फूड बाय इटसेल्फ. और वो कैसे बनाते हैं? वो इस्तेमाल करते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. यहाँ से आप समझ रहे होंगे कि हमने एक तरीके से क्या एक्सप्लेन किया है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस. तो लेट्स मूव अहेड. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो ऑर्गेनिजम्स करते हैं कैरी आउट उन्हें कहा जाता है ऑटोट्रॉफ. ऑटोट्रॉफ का सबसे इंपॉर्टेंट और मेजर एग्जाम्पल है ग्रीन प्लांट्स. ग्रीन प्लांट्स यही तो करते हैं. वो क्या करते हैं? वो यूटिलाइज करते हैं सिंपल और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को, पानी को, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, धूप के प्रेजेंस में. धूप से क्या एनर्जी मिल रही है, एंड क्लोरोफिल, और वो बनाते हैं हमारे लिए ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. ऑलराइट. तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो ऑटोट्रॉफ्स का हो जाएगा ग्रीन प्लांट्स, बट इसके अलावा ऑटोट्रॉफ्स का एक और एग्जाम्पल जो आप याद कर सकते हैं वो है ब्लू ग्रीन एल्गी. ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए, बट दिस इज समथिंग जो पूरी लाइफ आपके काम आएगा. ब्लू ग्रीन एल्गी का दूसरा नाम है साइनोबैक्टीरिया. क्या है? साइनोबैक्टीरिया. तो क्वेश्चन में आपको ब्लू ग्रीन एल्गी की बजाय वहां साइनोबैक्टीरिया लिखा मिले तो कंफ्यूज मत होइएगा. ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम ही है साइनोबैक्टीरिया. ठीक है. सो ऑटोट्रॉफ के 2 एग्जाम्पल्स हैं, ग्रीन प्लांट्स और ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर साइनोबैक्टीरिया. ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करते हैं. क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड हवा में होती ही है, कार्बन डाइऑक्साइड वो ले ली, पानी जो है वो सॉइल में प्रेजेंट है, सनलाइट जो है वो एटमॉस्फेयर में है ही,
और जो ग्रीन लीव्स होती हैं उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है। इनका इस्तेमाल करते हुए ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स बनाने का काम करते हैं। द नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, जस्ट द ऑपोजिट। या तो वो डायरेक्टली खाना कंज्यूम करेंगे। डायरेक्टली का मतलब क्या है, मान लीजिए किसी दूसरे एनिमल का शिकार कर लिया, डायरेक्ट खाना मिल गया, या फिर इनडायरेक्टली खाना मिल सकता है, और इनडायरेक्टली मिलता है फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट्स जो अपना खाना बना रहे थे, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, हमने उनको कंज्यूम कर लिया। तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन अपनाता है? पहली बात, ऑल द एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, बहुत सारे बैक्टीरिया भी और फंजाई। नेक्स्ट इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को फर्दर सब पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। इन सब पार्ट्स के नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दिस इंक्लूड्स सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक और होलोजोइक न्यूट्रिशन। हम इन तीनों को बारी बारी से समझते हैं। पहला है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन इज द न्यूट्रिशन इन विच जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें अपना खाना डेड और डीकेइंग ऑर्गेनिज्म से मिलता है, वो उसको ब्रेक डाउन करते हैं और एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने नोटिस किया होगा फंजाई जैसे कि मशरूम है, वो फॉरेस्ट में आपको जब रेनी सीजन होता है तब काफी जगह उगा हुआ मिल जाएगा। तो ये जो है ये जिंदा कैसे है? ये अपना खाना खुद तो प्रोड्यूस कर नहीं रहे हैं। जो मशरूम्स हैं ये यूटिलाइज करते हैं द डेड डीकेइंग ऑर्गेनिजम्स जो कि फॉरेस्ट फ्लोर पर पड़े होते हैं। इट कुड बी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स जिनकी डेथ हो चुकी है या बैक्टीरियाज, और उन सब का फर्दर ब्रेक डाउन करके उनसे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं। एक और एग्जाम्पल है ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड क्या होता है, जब आप ब्रेड काफ़ी ज़्यादा दिन के लिए बाहर अगर रख देते हैं या किचन में छोड़ देते हैं तो उस पर ग्रीनिश या क्रीम कलर का फंजाई यानी कि फंगस बेसिकली उस पर उग जाता है। तो ये होता है ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड क्या करते हैं, जो भी डीकेइंग मैटर होता है उस डीकेइंग मैटर का फर्दर ब्रेक डाउन करके उससे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है। इसके और एग्जाम्पल्स हैं ईस्ट, सम अदर बैक्टीरिया एट्सेट्रा। दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन से आप समझ गए होंगे, हम यहाँ पैरासाइट के बारे में बात करेंगे। ये न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है यानी कि जो पैरासाइट है वो अपना खाना लेता है फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि जो उसका होस्ट है, बट यहाँ वो होस्ट को किल नहीं करता है। इंस्टेड वो उससे अपना न्यूट्रिशन लाइफ टाइम लेता रहेगा बट उसको किल नहीं करेगा। इसका एग्जाम्पल है कस्क्यूटा, जिसको कॉमनली अमरबेल कहते हैं। अमरबेल आपने देखा होगा ट्रीज पर लिपटी होती है, ट्रीज के ऊपर ये ग्रो कर जाती है, उन ट्रीज से अपना न्यूट्रिशन अच्छे से एब्जॉर्ब करती है और लाइफ टाइम वहीं सस्टेन करती है। यानी कि खुद ये फोटोसिंथेसिस वगैरह कुछ नहीं कर रही है, ये दूसरे पर डिपेंडेंट है। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ पैरासाइट की बात करें तो ये हो सकते हैं ऑर्किड्स, टिक्स जो कि डॉग्स को हो जाते हैं, लाइस यानी कि जुएं, लीचेस हो सकते हैं, राउंड वर्म्स या टेप वर्म्स। ये वर्म्स होते हैं जो कि ह्यूमन बॉडीज के अंदर आ जाते हैं और ह्यूमंस को अपने होस्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं। आपने कभी सुना होगा कि पेट के कीड़े, तो ये वो वर्म्स होते हैं। द थर्ड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। इट इज द न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली फूड ले लेता है और उसको डाइजेस्ट करता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये अमीबा है और अमीबा इज अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। इसके पास में ये स्यूडोपोडिया प्रेजेंट होती हैं, आपको ये दोनों दिखाई दे रही होंगी। ये इसकी एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। ये सूडोपोडिया आगे की तरफ एक्सटेंड करता है, इसकी सराउंडिंग में जो भी फूड मटेरियल होगा उसको चारों तरफ से घेर लेता है और थोड़ी देर बाद इंटरनलाइज कर लेगा, वैक्यूल्स में डाइजेशन हो जाएगा और इसे न्यूट्रिशन मिल जाएगा। तो नाउ अब जिस टॉपिक पर हम फोकस करेंगे दैट इज फोटोसिंथेसिस। हमने बात की कि जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं। नाउ व्हाट इज दिस प्रोसेस जिससे वो अपना खुद खाना प्रोड्यूस कर पाते हैं? द प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। एंड स्क्रीन पर जो आपके सामने डायग्राम है यहाँ पर इट हैज़ बीन स्कीमेटिकली शोन कि खाना खुद कैसे प्रोड्यूस कर पा रहे हैं प्लांट्स बाय फोटोसिंथेसिस। उन्हें सनलाइट मिल रही है, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, सॉइल से वाटर मिल रहा है, लीव्स जो हैं बिकॉज लीव्स आर ग्रीन। वो ग्रीन क्यों होती हैं प्लांट्स की लीव्स? ग्रीन इसलिए बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट, ग्रीन कलर्ड पिगमेंट कॉल्ड एज क्लोरोफिल,
जो कि सनलाइट एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। और इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए प्लांट्स क्या बना पा रहे हैं? पहली चीज़ कार्बोहाइड्रेट्स बना रहे हैं जो कि उनकी बॉडी में स्टोर हो रहा है, मेनली इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, और दूसरा वो ऑक्सीजन रिलीज कर पा रहे हैं। तो वी विल टॉक अबाउट दिस प्रोसेस इन डिटेल नाउ। आगे बढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस बाय विच जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद प्रोड्यूस कर पाते हैं। इस प्रोसेस में जो सनलाइट उनको मिल रही है, सोलर एनर्जी है, वो उसको कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू केमिकल एनर्जी एंड कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं अल्टीमेटली बन रहे हैं। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि प्लांट्स में जो कार्बोहाइड्रेट बनता है वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? इट इज स्टार्च। वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं अपने अंदर ही। एंड साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है? ये जो प्रोसेस है जिससे कि ऑटोट्रॉफ्स अपना खुद का खाना बना पा रहे हैं, प्लांट्स अपना फूड खुद प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। व्हाट इज द साइट ऑफ दिस प्रोसेस? ये प्रोसेस होती है ग्रीन लीव्स में। दे आर द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इन सम प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कैन टेक प्लेस इन द शूट, दैट इज द स्टेम। अगर वो ग्रीन है तो दिस इज सीन इन सम केसेस, बट द मेन मेजर साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज द ग्रीन लीव्स ऑफ अ प्लांट। तो जो ग्रीन पोर्शन होता है प्लांट का, उसमें देयर इज अ पिगमेंट कॉल्ड एज क्लोरोप्लास्ट। और ये जो क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट होता है जिसके अंदर पिगमेंट है क्लोरोफिल। आप समझ रहे हैं, एक ऑर्गेनल सेल के अंदर छोटी छोटी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होती हैं। सो देयर इज अ पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट, और उस ग्रीन पिगमेंट जो इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होती है उसका नाम है क्लोरोफिल। डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन द टू टर्म्स। क्लोरोफिल इज द एक्चुअल ग्रीन पिगमेंट और ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होती है लीव्स में। ऑलराइट, एंड द होल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस को आपके सामने दो इक्वेशंस के फॉर्म में शो किया गया है। ऊपर है वर्ड इक्वेशन जहां हम सिर्फ वर्ड्स को लिखकर उसके थ्रू डिपिक्ट कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल गिव्स राइज टू ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। और इसके नीचे इसका सिंबल इक्वेशन है जहां केमिकल सिंबल्स यूज करते हुए इसको डिपिक्ट किया है। जब भी आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड, दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू। आप एक्सप्लेन तो करेंगे ही करेंगे, बट उसके साथ साथ गिविंग द वर्ड इक्वेशन एंड द सिंबल इक्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट कंप्लीट्स योर आंसर। नेक्स्ट अप इज व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। हमने अभी बात की थी इस बारे में। पहला है सनलाइट, दूसरा क्लोरोफिल, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड एंड चौथा है वाटर। सनलाइट सन से मिल रही है। क्लोरोफिल जो है वो क्लोरोप्लास्ट ऑफ द लीव्स के अंदर प्रेजेंट है और ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा, जो लीव्स होती हैं, लीव्स में छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, द पोर्स आर कॉल्ड एज स्टोमेटा। और जो कार्बन डाइऑक्साइड एयर में प्रेजेंट है वो इन स्टोमेटा के थ्रू लीफ के अंदर एंटर करती है। और जब पूरा का पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो जाता है तो उसके दो प्रोडक्ट होते हैं। पहला है ग्लूकोज या कोई भी कार्बोहाइड्रेट, एंड दूसरा जो है दैट इज ऑक्सीजन। तो जो ऑक्सीजन बनी उसे कहाँ से रिलीज करेंगे? वहीं से रिलीज करेंगे जहां से कार्बन डाइऑक्साइड आई थी, यानी कि स्टोमेटल पोर्स। ऑलराइट, एंड द फोर्थ थिंग दैट इज रिक्वायर्ड इज वाटर। पानी होता है जो कि सॉइल से मिल रहा है, उसके साथ साथ कुछ डिजॉल्व्ड मिनरल्स भी आ जाते हैं और ये सारे सॉइल से एब्जॉर्ब किए जाते हैं। So how do the raw materials for photosynthesis become available to the plant? Water soil से मिल रहा है। जो स्टेम होता है, स्टेम के अंदर दो तरीके के कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। पहला है जाइलम, दूसरा है फ्लोएम। फ्लोएम होता है फूड मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए और जाइलम होता है वाटर के लिए। तो जो सॉइल में पानी प्रेजेंट है उसे प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है थ्रू द जाइलम, और जाइलम जो रूट्स के अंदर प्रेजेंट है और जाइलम जो स्टेम्स के अंदर प्रेजेंट है। मतलब पानी एक तरीके से आप कह सकते हैं जैसे वाटर सप्लाई के पाइप्स होते हैं, उस तरीके से नीचे से पानी एब्जॉर्ब करते हुए लीफ तक ऊपर तक पहुंचाया जाएगा बाय द जाइलम टिश्यू। ठीक है, पानी की मूवमेंट के लिए कौन सा टिश्यू होता है? जाइलम। नेक्स्ट आ जाएगा जो लाइट एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करा जाता है, और जो पानी है वाटर का केमिकल फॉर्मूला इज H2O, उसको ब्रेक डाउन किया जाता है, स्प्लिट किया जाता है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन।
अब क्या जो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास हैं वो कैसे बन रहे हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं कार्बन सोर्स तो चाहिए। कार्बन सोर्स क्या है? जो एयर से हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली है। सनलाइट जब एब्जॉर्ब हुई दैट इज एक्टिवेटिंग द क्लोरोफिल, एंड क्लोरोफिल के अंदर ही जो पानी है H2O जो अभी हमने जाइलम टिश्यू से एब्जॉर्ब किया था उसका ब्रेक डाउन किया जाएगा, उसका स्प्लिट किया जाएगा इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये हाइड्रोजन जो रिलीज हो रहा है इसका इस्तेमाल करते हुए CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट्स बनाए जाते हैं। और इस प्रोसेस के दौरान एक सेकेंडरी बाई प्रोडक्ट जो बन रहा है दैट इज ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन यहाँ से रिलीज कर दिया जाता है स्टोमेटा ऑफ द लीव से। तो आप समझ रहे हैं प्लांट के लिए ऑक्सीजन एक तरीके से वेस्ट है, इट इज जस्ट द बाय प्रोडक्ट ऑफ अ प्रोसेस जिसके थ्रू वो खाना बना रहे थे, उनके लिए ऑक्सीजन जरूरी नहीं है, इट इज जस्ट द बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस प्रोसेस। बट हमारे लिए वो कितना यूजफुल है, आवर लाइफ कैन नॉट बी सस्टेन्ड विदाउट ऑक्सीजन। नेक्स्ट अप इज कार्बोहाइड्रेट इज सब्सिक्वेंटली कन्वर्टेड इनटू स्टार्च, क्योंकि बॉडी के अंदर स्टोर करना है, जिस फॉर्म में इन्होंने खाना बनाया है वो उसको डायरेक्टली अपनी प्लांट जो है स्टोर नहीं कर सकते हैं, तो वो इसको कन्वर्ट करते हैं स्टार्च में, और ये लीव्स एंड अदर स्टोरेज पार्ट्स में फिर स्टोर कर लिया जाता है। द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज अ पार्ट ऑफ अ रिएक्शन, और इस रिएक्शन को नाम दिया गया है लाइट रिएक्शन। इधर इस एग्जाम्पल में ऑन द लेफ्ट साइड दे हैव सिंपली शोन कि किस तरीके से लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा है, अ वेरी बेसिक डायग्राम। एंड ऑन द राइट साइड हम यहाँ लीफ का डायग्राम देख सकते हैं, किस तरीके से जो लीफ है, ये जो जाइलम कनेक्टिव टिश्यू होता है इट इज प्रेजेंट इन द रूट्स, द स्टेम, और लीव्स में भी प्रेजेंट होता है। और जो जाइलम होता है ये पानी के मूवमेंट के लिए होता है, ठीक है। तो लीफ में इन्होंने यहाँ पर हमें फ्लो जाइलम दिखाया हुआ है यहाँ पर, एंड ये फ्लोएम है, फ्लोएम होता है फूड के मूवमेंट के लिए। अगर नीचे हम वैस्कुलर बंडल का डायग्राम देखते हैं तो लीफ में सबसे ऊपर एक वैक्सी क्यूटिकल होता है। वो वैक्सी क्यूटिकल किस लिए होता है कि जो धूप है उससे थोड़ी सी प्रोटेक्शन मिल सके, सारा का सारा पानी प्लांट लूज ना कर ले। उसके बाद अपर एपिडर्मिस होता है, अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं। दिस क्लोरोप्लास्ट इज द ऑर्गेनल जिसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होती है जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। बीच बीच में एयर स्पेसेस प्रेजेंट होंगे, और ये गार्ड सेल है। ऑन द लेफ्ट साइड एक गार्ड सेल है, ऑन द राइट साइड एक गार्ड सेल है, और बीच में जो छोटे छोटे छेद हैं, छिद्र हैं, ये जो पोर्स हैं, इन्हें कहा जाता है स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू ही कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है और ऑक्सीजन जो है वो बाहर जाती है, ठीक है। तो स्टोमेटा क्या होते हैं? दीज आर द टाइनी पोर्स, छोटे छोटे छेद हैं ये विच आर प्रेजेंट इन द लीव्स, जहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है, ऑक्सीजन जो है वो बाहर जाता है। तो ये जो स्टोमेटा है उसके दोनों तरफ एक पेयर ऑफ गार्ड सेल प्रेजेंट होता है जो कि इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करता है। आप समझने की कोशिश कीजिए, स्टोमेटा पूरे दिन अगर खुले छोड़ दिए तो अनकंट्रोल्ड एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाएगा, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन बाहर चला गया या बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ गया। इस सब को कंट्रोल करना है, एक तरीके से गेट आप कह सकते हैं। दैट स्टोमेटा जो है, वो जो पोर है वो एक गेट है, इसके दोनों तरफ गार्ड खड़े हैं, दीज आर द वॉचमैन, जो कि कंट्रोल करे कि गेट कब खोलना है, किसको एंट्री देनी है और किसको एंट्री नहीं देनी है। तो जब गार्ड सेल के अंदर पानी अगर एंटर कर जाता है तो ये एकदम स्वेल हो जाते हैं, और जो गेट होता है वो खुल जाता है, पोर खुल जाता है। जब गार्ड सेल पानी लूज कर देते हैं मान लीजिए, तो ये श्रिंक हो जाते हैं और जो पोर था, स्टोमेटल पोर था, वो बंद हो जाता है। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स इज समथिंग जो कि आपको पता होना चाहिए। द ओपनिंग इज कंट्रोल्ड बाय द टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल। अब टर्जिडिटी का मतलब क्या है? टर्जिडिटी से हम समझते हैं कि जब गार्ड सेल बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो वो एकदम फूल जाते हैं, टर्जिड हो जाते हैं, ठीक है। तो उस दौरान क्या होगा, हमारा जो पोर है वो खुल जाएगा अपने आप, ठीक है। दे आर वेरी मच सेटिस्फाइड, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने गेट जो है खुश होकर के खोल दिया है। आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, डजंट नेसेसरीली मीन दिस, मैं सिर्फ याद कराने के लिए से बोल रही हूँ। एंड जब वो पानी बहुत सारा लूज कर देते हैं तो वो एकदम पतले से फ्लैसिड से हो जाते हैं। नाउ वो जल्दी से गेट को बंद कर देते हैं कि हम और जो है अपना पानी लूज नहीं होने दे सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा याद रख सकते हैं। When guard cell they uptake water from the surrounding, वो स्वेल हो जाते हैं, वो टर्जिड हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्टोमेटल ओपनिंग खुल जाती है। जब वो पानी लूज कर देते हैं वो फ्लैसिड हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, और उस दौरान जो स्टोमेटल पोर है उसको बंद करना पड़ता है, वो बंद हो जाता है,
ठीक है। और इधर डायग्रामेटिकली ये चीज आपको दिखाई भी गई है, जब स्टोमेटल पोर खुला है तो जो आपका सेल है वो काफी टर्जिड है, आप यहाँ से देख सकते हैं, पर जब बंद है क्योंकि इसने पानी लूज कर दिया है तो सेल आपका फ्लैसिड हो गया, आप इसे कंपेरेटिवली यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की जरूरत क्या है? अभी हमने ये चीज पढ़ी कि ऑटोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। अब ये खाना खुद बनाने के लिए जिस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं दैट इज फोटोसिंथेसिस। और इनडायरेक्टली हेटेरोट्रॉफ्स इंक्लूडिंग द ह्यूमंस, यानी कि हम भी इसमें इंक्लूडेड हैं हेटेरोट्रॉफ्स में, हम इनडायरेक्टली प्लांट्स पर भी डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए। जो खाना प्लांट्स बना रहे हैं हम प्लांट से लेकर के वो खाना खा रहे हैं। तो यानी कि धरती पर लाइफ अगर सस्टेन करनी है तो फोटोसिंथेसिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इट इज द मेन वे जिससे कि सोलर एनर्जी जो है वो भी हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मिल पा रही है। हमारे इकोसिस्टम के मेन फूड प्रोड्यूसर्स है ग्रीन प्लांट, हमको खाना अवेलेबल करा रहे हैं वो। एंड द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच का बैलेंस भी बना रही है एयर में। ठीक है। अब दो छोटे छोटे से एक्टिविटीज यहाँ पर गिवन है, दे हैव बीन गिवन इन योर बुक। समटाइम्स दे कैन आस्क यू अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस, इसलिए मैंने इन दोनों को यहाँ पर ऐड किया गया है। व्हेन आई हैड gone for some competitive exams, वहां पर भी it was there, so I thought it is something necessary that you should know because इससे related practical question बनता है। यहाँ नहीं तो NTSC में तो पक्का पूछ सकते हैं। Alright, so सबसे पहले आपके पास सामने एक एक्टिविटी आती है जिसमें हम ये शो करेंगे कि क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या करना है एक्टिविटी में, एक पॉटेड प्लांट लेना है, यानी कि गमले में एक प्लांट लगा हुआ है जिसमें वैरीगेटेड लीव्स हैं। वैरीगेटेड लीव्स का मैंने आपके लिए यहाँ पर इमेज लगाया है। वैरीगेटेड लीव्स वो लीव्स होती हैं जिसमें कुछ पार्ट ग्रीन होता है और कुछ पार्ट जो है ग्रीन नहीं होता है। तो यहाँ से आप देख करके खुद समझ सकते हैं, जो पार्ट ग्रीन है वहाँ क्लोरोफिल है, जो ग्रीन नहीं है वहाँ क्लोरोफिल नहीं है। इस तरीके की लीव को कहते हैं वैरीगेटेड लीव। तो वैरीगेटेड लीव का एक एग्जाम्पल है क्रोटोन प्लांट। तो इधर जो फोटो है इसमें इन्होंने लिया है क्रोटोन प्लांट। इसको अंधेरे कमरे में 3 दिन के लिए रख लीजिए। अब 3 दिन तक क्योंकि अंधेरा था, सनलाइट मिल नहीं पाई, सनलाइट नहीं मिली तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाया। तो जो इसके पास ऑलरेडी अपना खाना स्टोर्ड था इसने सारा का सारा यूटिलाइज किया। अब मान लीजिए आपको 3 दिन भूखा रहना पड़े, आप खाना तो नया खा नहीं पा रहे हैं, तो आपकी बॉडी में जो फैट्स स्टोर्ड थे, आपकी बॉडी उस फैट को यूटिलाइज करना स्टार्ट करेगी एनर्जी के लिए। वही सेम चीज यहाँ प्लांट्स कर रहे हैं, नया खाना नहीं बना पा रहे हैं तो जो ऑलरेडी स्टार्च स्टोर्ड था वो उसको इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसको 6 घंटे के लिए सनलाइट में रख देंगे। अब प्लांट में से हमने एक लीफ ली और उसके ग्रीन एरियाज जो थे उनको मार्क कर दिया ऑन अ शीट ऑफ पेपर। अब हम इसको गर्म पानी में डालेंगे टू मेक इट सॉफ्ट और फिर इसे अल्कोहल में डिप करेंगे एंड हीट इन अ वाटर बाथ ताकि ये कंप्लीटली डीकलराइज हो जाए और यहाँ से क्लोरोफिल जो है वो निकल जाए। ये जो बॉइलिंग होता है और अल्कोहल का इस्तेमाल करना होता है, इसका मेन मोटिव ये है जब आप ऐसा करोगे तो जो ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल है वो लीफ में से निकल जाएगी। अब हम इसको पानी में वॉश करके और इसको डिप करेंगे आयोडीन सोल्यूशन में। आयोडीन सोल्यूशन, आयोडीन क्या होता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? आयोडीन इज एन इंडिकेटर ऑफ स्टार्च। अगर कहीं भी स्टार्च प्रेजेंट है मान लो आपके खाने में और आप उस पर आयोडीन डालोगे तो वहां ब्लू ब्लैक कलर होगा। तो एक तरीके से ये इंडिकेटर है, अगर स्टार्च प्रेजेंट है और मैंने वहां आयोडीन डाला तो मुझे ब्लू ब्लैक कलर मिलेगा। अगर मुझे ब्लू ब्लैक कलर नहीं मिलेगा तो इसका मतलब वो स्टार्च नहीं है। तो जब इन्होंने लीफ पर आयोडीन डाला तो इन्होंने देखा कि जो ग्रीन प्लांट्स थोड़ी देर पहले तक प्रेजेंट थे, जब तक हमने क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं हटाया था, वहां ब्लू ब्लैक हुआ, यानी कि वहां स्टार्च प्रेजेंट है, यानी कि सिर्फ उन हिस्सों में फोटोसिंथेसिस जो है वो हुआ था। दिस शोज दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। लीफ के सिर्फ वो पार्ट जहां क्लोरोफिल प्रेजेंट है जो कि ग्रीन इन कलर है, फोटोसिंथेसिस एक्चुअली सिर्फ वहां होता है, इन येलो पार्ट्स में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। द सेकेंड एक्टिविटी इज हम शो करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। नाउ हाउ विल वी डू सो? यू टेक 2 पॉटेड प्लांट्स जिनका सेम साइज है और आप उन्हें अंधेरे में रखते हो फॉर 3 days ताकि जितना स्टार्च इसके पास प्रेजेंट था वो उसको इस्तेमाल कर ले, बिकॉज सनलाइट नहीं अवेलेबल है तो फोटोसिंथेसिस तो नहीं हो पा रहा है। अब हम इन दोनों प्लांट्स को जो है अलग अलग ग्लास प्लेट पर रख रहे हैं और एक वॉच ग्लास है जिसमें थोड़ा सा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH प्रेजेंट है
और जो KOH होता है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, इसका सिग्निफिकेंस है दैट ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो एक प्लांट के पास हमने इसको रख दिया तो क्या होगा कि सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हवा में प्रेजेंट है उसको तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH ही एब्जॉर्ब कर लेगा। उस पौधे तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा कार्बन डाइऑक्साइड जिसके साइड में पोटाशियम हाइड्रोक्साइड रखा है, जबकि दूसरे वाला नॉर्मल फोटोसिंथेसिस कर पाएगा क्योंकि उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। तो यही चीज हम यहाँ दिखाना चाह रहे हैं। आप दोनों के दोनों प्लांट्स को जार से कवर करेंगे और आप बॉटम को सील कर देंगे विद द हेल्प ऑफ वैसलीन, हल्का सा साइड से वैसलीन लगा के, ताकि जो हमारे दोनों जार हैं, मतलब आप समझ रहे हैं, एक बहुत छोटा सा प्लांट है मेरे पास में, बहुत छोटा, एक मिनी प्लांट मान लीजिए मैंने ले रखा है, जैसे एक कोई दिए जैसा कंटेनर है और उसमें मैंने छोटा सा प्लांट लगा दिया है। से फॉर एग्जांपल इट्स अ कोरिएंडर प्लांट, ठीक है। तो मेरे पास 2 छोटे छोटे कंटेनर हैं दिए के शेप में और उनमें 2 प्लांट मैंने लगा रखे हैं, और मेरे पास 2 जैम के डब्बे हैं जिन्हें मैंने साफ कर लिया है धो करके। मैं उन जैम के डब्बों को उल्टा करके और इन दियों को दोनों को कवर कर लूंगी। तो कुछ इसी तरीके से यहाँ पर इन्होंने बेल जार रखे हैं और जो बॉटम है वहां वैसलीन लगा दिया ताकि एयर टाइट हो सके सारा का सारा प्रोसेस। प्लांट को 3 घंटे के लिए सनलाइट में रखा और अब दोनों प्लांट से लीफ लिया और फिर स्टार्च के लिए टेस्टिंग किया। अभी हमने पढ़ा था स्टार्च के लिए टेस्टिंग करते हैं आयोडीन का इस्तेमाल करते हुए। अगर आपको ब्लू ब्लैक कलर मिल रहा है मतलब वहां पर स्टार्च प्रेजेंट है। द लीफ ऑफ द प्लांट केप्ट इन द जार, जिसके साइड में पोटाशियम हाइड्रोक्साइड था उस तक तो कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच ही नहीं पाया, तो यानी कि वो फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर पाया। इस वजह से वहां स्टार्च आपको नहीं मिलेगा, दूसरे वाले पौधे की लीव्स में आपको स्टार्च मिलेगा। ये एक्सरसाइज मैंने आपको इसलिए कराई है, ये पूरा लाइफ आपके काम आएगी। अगर आप 11th या 12th में बायोलॉजी परस्यू करते हैं, आप BSc इन बायोलॉजी करना चाहेंगे, आप MSc के लिए भी जाते हैं हायर स्टडीज के लिए, तो जब आप वहां पर अपने लैब एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तो आपको रियल लाइफ में स्टार्च सॉल्यूशंस, आयोडीन सॉल्यूशंस, ये सब इस्तेमाल करने होंगे बायोलॉजी, ज़ूलॉजी एज वेल एज बायोकेमिस्ट्री में, जहाँ पर हम ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली शो करके दिखाएंगे कि स्टार्च जो है वो प्रेजेंट है या नहीं है। तो अभी ये सारा 10 तक आपको जो हम थ्योरेटिकली समझा रहे हैं आप उसको अच्छे से समझिए। योर बेसिक्स शुड बी क्लियर। NTSC में तो डेफिनेटली आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये क्लास में जो कुछ आज मैंने पढ़ाया है वो सब समझ में आया है। आप हमारा फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा। आपको स्टडी हार्ड नहीं करना है, आपको 10-10, 12-12 घंटे रोज बैठ करके नहीं पढ़ना है। ये टॉपर स्ट्रैटेजी नहीं होती है। टॉपर स्ट्रैटेजी इज कि आप कुछ देर पढ़ें, बट उस जितना टाइम आप पढ़ रहे हैं उसको आप अच्छे से यूटिलाइज करें, आप एनालाइज करें एंड सिर्फ जिन चीज़ों पर फोकस करना है उन पर करें। अगर किसी इंसान को पता ही नहीं है कि किस डायरेक्शन में मेरे को पढ़ना है, ऐसे तो वो 10 बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ सकता है, बट विल दैट पर्सन सक्सीड? नो। आपको ये पता होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में जाना है एंड उस डायरेक्शन में जाने के लिए वी विल गाइड यू ऑन दिस चैनल। So that's it for today, students. We have more and more comprehensive sessions coming up. Stay tuned with us and subscribe to our channel Study Space. अगर आपको कोई doubts हैं, so you can add them in the comment section. We will make sure to clear all your queries. Thank you.